सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज डेट है 30 जनवरी और आज हम 2-3 दिन के द हिंदू की न्यूज़ कवर करने वाले हैं। आज का लेसन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मैपिंग के बहुत सारे अच्छे जो प्रीलिम्स की और मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से देखने को मिलेंगे। और हमारे लेसन बहुत ही शानदार होते हैं। आपको पता है कि हमेशा हम टू दी पॉइंट एग्ज़ाम के हिसाब से ये लेसन बनाते हैं, तो हमेशा की तरह ये लेसन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो पहला आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, अ, इंडस, आपने देखा होगा जो सिंधु नदी समझौता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ये 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे कि ये समझौता क्या है, इसको लेकर क्या मुद्दे हैं और कुछ नदियाँ और उन पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे जहाँ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भारत ने क्या किया है, पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि जो 1960 का सिंधु समझौता है उसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। और इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले या रतले जो चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना है पर विवादों को हल करने में कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान की हठधर्मिता देखी जा रही है। और इसका हवाला देते हुए कहा है कि सिंधु जल संधि जो समझौता है उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए, समय के हिसाब से संशोधन उसमें होना चाहिए। ठीक है। तो इसको लेकर हम पूरी डिटेल से देखेंगे क्योंकि ये कहाँ काम आ सकता है। एक तो प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, दूसरा आपके मेंस के एग्जाम में जीएस फेस्ट में सिलेबस यहाँ से अपना कवर करता है। जीएस फेस्ट में पहले इसको लेकर एक क्वेश्चन आ भी चुका है 2016 के एग्जाम में। तो भारत ने हेग में मध्यस्थ अदालत में जाने के पाकिस्तान के एक तरफा फैसले पर भी विरोध जताया है। ठीक है। 2013 से मतलब ये मामला कहीं ना कहीं जैसे चर्चा में रहा था। हेग जो है वहाँ की जो मध्यस्थ अदालत है उसमें ये मामला गया था, तो इसलिए चर्चा में था। और आगे देखते हैं कि डिटेल इसकी जानते हैं। देखो, जब बात यहाँ पे ये चल रही है ना कि सिंधु समझौता है, तो अपने को थोड़ा सा सजग हो जाना है। जब भी ऐसी न्यूज़ करंट अफेयर में चर्चा में रहेगी तो आप याद रखना मैपिंग के क्वेश्चन, मैप का कुछ नहीं यहाँ से आएगा। और एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैपिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, जैसे नदियों के, पहाड़ों के, जिलों के, वेटलैंड, नेशनल पार्क। ये सब आप यदि डेली न्यूज़पेपर से कवर करते हो, थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हो, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मुख्य नदियाँ कौन कौन सी, इस सिंधु समझौता में लगभग क्या है, 6 नदियाँ शामिल है। ठीक है। वेस्टर्न और पूर्वी नदियाँ इनको बोला गया है। तो वेस्टर्न नदियों में कौन सी है, जैसे सबसे ऊपर है इंडस नदी है। ठीक है। वेस्टर्न इंडस है, यहाँ पे आप देखना जो वेस्टर्न रिवर है। ठीक है। और जिसमें इंडस हो गई, दूसरी है झेलम नदी। ठीक है, यहाँ पे झेलम नदी आप देख रहे हो। और एक है चिनाब नदी, ये इसमें शामिल है। तो इनका जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। ठीक है। और ये जो है रावी, व्यास और सतलज, ये तो 100% जल इनका कौन उपयोग में ले रहा है, भारत उपयोग में लेगा इसका। ठीक है। इसमें कुछ शर्तें हैं, इसमें भी भारत कुछ ना कुछ उपयोग ले सकता है, उसको आगे हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो इस समझौते में कितनी नदियाँ शामिल है, 6 नदियाँ शामिल है। ठीक है, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। तो इन नदियों की मैपिंग आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि पहले भी इसको लेकर क्वेश्चन बने हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बने हैं। तो आप क्या करोगे, आज का आपका होमवर्क क्या है, जैसे आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कोई एक मैप या एड्रेस लेना या गूगल पे करना कि गूगल मैप जो है उसकी सहायता से करना। ठीक है। और रफ कॉपी लेके उसमें थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करना कि कहाँ कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, सहायक नदी कौन सी है। जैसे जो किशन गंगा है जिसको नीलम भी कहा जाता है, पाकिस्तान नीलम कहता है। ठीक है, हमारे यहाँ किशन गंगा है। तो ये किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं इसकी जल संधि की पूरी डिटेल जानते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो अपने काम का है थोड़ा सा कि 1960 से ये समझौता अभी तक चला आ रहा है, बहुत सक्सेसफुल, काफ़ी सफलता मिली है इसमें। जैसे कि जिसमें विश्व बैंक भी क्या है, एक संधि का हस्ताक्षर करता है, विश्व बैंक मध्यस्थता की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। और यह है सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं, सतलज, व्यास, अभी हमने बात की। ठीक है। टोटल 6 नदियाँ इस समझौते में शामिल है जिसमें सिंधु प्रमुख नदी और 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और इनके पानी का उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान को लेकर एक तंत्र का निर्धारण करता है। ठीक है। ये टॉपिक कहाँ काम है, मेंस में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी जो आपके अच्छे कीवर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है। तो संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की जो 6 नदियाँ हैं उनके जल को भारत और पाकिस्तान के बीच में किस प्रकार साझा किया जाए। ठीक है। इसके तहत 3 जो पश्चिमी नदियाँ हैं, अभी हमने देखा मैप में, सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल का उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया। और भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग
मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे कार्य होते हैं ना, जैसे कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य 3 जो पूरी नदियां हैं जैसे रावी, व्यास, सतलज को प्रतिबंधित जल के उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। तो मुख्य तौर पर क्या है कि 3 जलों की ऊपर वाली जो है इनके जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, और नीचे वाली जो 3 है इनका उपयोग कौन करेगा? 100% एक तरह से कह सकते हो भारत ही करेगा। साथ में इन नदियों में से भी भारत कुछ अपना जल का उपयोग ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली नदियां हैं कि हम कह सकते हैं इनका 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और 20% जो जल है उसका उपयोग भारत कर सकता है। और भारत इसी का उपयोग कर रहा है कि भारत जो भी नदियों पर अपने क्या कर रहा है, जो जल विद्युत के क्या करता है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे हमने देखा जो अपनी किशन गंगा है, किशन गंगा पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, रन ऑफ रिवर है, उसमें जल बाधित नहीं होता है। जैसे नदी बहती है, नदी अपनी धारा में बह रही है, यहाँ पे हम कुछ टर्बाइन लगाते हैं। ठीक है, रन ऑफ रिवर इसी को बोलते हैं कि हम नदी के बहाव को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी के अंदर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लगा के बिजली पैदा कर रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान को कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम अपने दृष्टिकोण से सही हैं। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा मुद्दे हैं, और कौन से भू राजनीतिक मुद्दे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, टेररिस्ट को फंडिंग करता है। तो हमेशा जैसे हमारी विदेश नीति में कहा है कि जल और मतलब जो हम कर रहे हैं पानी, और जैसे आप ये कर रहे हैं दोनों आतंकवाद दोनों साझा कर, ये साथ नहीं चल सकते। एक तो हम इतनी आपकी हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमेशा जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा बन रहे हो। तो जो हम सहूलियत आपको दे रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं एक तरह से, उसका आप दुरुपयोग ही करते हो। तो हम भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर वापस जो समझौता है उनको पुनः इसको क्या करना चाहिए, नई तरीके से इसको देखा जाना चाहिए, नई तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम जैसे अभी चर्चा में है कि एक तो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, पाकिस्तान कई बार इस पर आपत्ति जता चुका है। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर बांदीपोर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कई बार थोड़ी मैपिंग आ जाती है, थोड़ा सा देखना है कि ये किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी, ये भी पता है। देखो ये रन ऑफ रिवर परियोजना है। ठीक है, और रन ऑफ रिवर परियोजना भी समझा हमने कि नदी का बिना भाव चेंज किए नदी के अंदर ही ऐसा टर्बाइन लगाते हैं कि उसका जो भाव है उसी से टर्बाइन घूमते हैं और जल विद्युत उत्पन्न होती है। तो किशन गंगा नदी के पानी को एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में एक विद्युत संयंत्र में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। इस पर लगभग कितना 330 मेगावाट का ये यंत्र लगाया जा रहा है, और ये परियोजना 2007 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने परियोजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि ये किशन गंगा नदी, जिसे पाकिस्तान नीलम नदी कहता है, ठीक है, प्रवाह को प्रभावित करेगा। ठीक है, और वर्ष 2013 में हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारत कुछ शर्तों के साथ पूरे जल का उपयोग और इसे डाइवर्ट कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं इनका जल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी चर्चा में, न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल आएंगे 1-2 दिन में अच्छे वाले। थोड़े से आप अच्छे आर्टिकल पढ़ने की आदत डालते हो तो आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, प्री मेंस और दोनों में आपके अच्छे काम आएगा। आगे जाके कभी ऐसा चर्चा में रहता है, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार इसमें एक और चर्चा में था, रातले या रतले जो पन बिजली है प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, और ये चिनाब नदी पर है, 850 मेगावाट का। ठीक है, 2 लोकेशन आपकी चर्चा में इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे नदियाँ भी चर्चा में, इसके साथ में ये भी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मेंस के एग्जाम में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया था, सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। आप देखो मैप बना के उसमें थोड़ा सा दिखा सकते हो, और बाकी कुछ अच्छी कंडीशन है वो भी आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल है ना, इनको भी आप थोड़ा सा देख लेना। मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब ये चर्चा में रहता है ना उस समय। तो देखो इस टॉपिक से डायरेक्ट मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसी दृष्टिकोण से सामान्य क्वेश्चन है, और प्री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी में सीधे मिलती है? ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना। 2021 में 53 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप बताना। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी दुविधा थी, लेकिन फिर यूपीसी ने जो आंसर दिया ऑफिशियल, उसे दुविधा खत्म होगी। ठीक है, आंसर बताना कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है भारत का क्या है ग्राउंड वाटर को लेकर। तो इंडियाज़ ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप, मतलब अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी समस्या थी उनको समझकर अच्छे से अध्ययन करके अलग अलग अप्रोच के साथ इसमें अच्छा कार्य किया जा रहा है। देखो एक बात मैंने रिसर्च में देखी, जैसे इसके मैं क्वेश्चन देख रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन वाटर के आते हैं, जल के जो मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपके कहाँ काम आएगा? GS1 ज्योग्राफी एंड GS3 में भी कहीं ना कहीं सिंचाई के टॉपिक हैं, आपदा प्रबंधन के टॉपिक हैं। ठीक है, वहाँ पे ये काम आएगा। और मैंने देखा लगभग हर साल इसका क्वेश्चन है
किस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि टॉपिक को पढ़ने में मजा आए। और ये टॉपिक पूर्णतः क्या है, मुख्य रूप से कहाँ पे काम आएगा, मेंस के एग्जाम में काम आएगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा आर्टिकल था, द हिंदू के अंदर एक बड़ा आर्टिकल था, उसी को मैंने कवर किया है। ठीक है, कई बार आप कमेंट करते हो कि आर्टिकल में कवर नहीं करता हूँ, ठीक है, या मैं किसी जैसे इन्वायरमेंट के टॉपिक को ज़्यादा महत्व देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो न्यूज़ अपने एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकती है उसको मैं कवर करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। क्यों नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो इन्हीं से तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से रिसोर्सेज फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई यूट्यूब पर मैं कोई द हिंदू का नहीं पढ़ता हूँ, द हिंदू में खुद पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बने, आगे बन सकते हैं, अपने सिलेबस से डायरेक्ट मैच कर रहा है, तो वही चीज़ें मैं अपने नोट्स में शामिल करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप का देख लेते हैं। 2021 के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया कि भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी योजनाएं और क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, मेंस 2020 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए। जल संरक्षण व जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान। ठीक है, जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और रिक्तीकरण प्रदेशों में विवेक की जल उपयोग के लिए जल भंडारण और जल सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय बताइए। तो हर एक साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको लगता है कि ये सामान्य टॉपिक है, जबकि ये सामान्य नहीं है। एक्चुअल में इसमें भी आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको अपना सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। पहले क्वेश्चन दिखा दिए मेंस के, ताकि पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए और थोड़ा सा फोकस बढ़ जाए। ठीक है, कि हाँ ये टॉपिक तो आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से है, तो क्यों नहीं इसको मैं तैयार करूँ। तो ये आर्टिकल हमारा है, इसमें बताया गया ग्राउंड वाटर को लेकर गवर्नेंस के बारे में बताया गया है। कुछ अच्छी योजनाएं भी इसमें बताई गई है, मैनेजमेंट के अच्छे टूल इसमें बताए गए हैं। तो अच्छे डाटा भी है कि डाटा क्या कहते हैं कि दुनिया की 18% आबादी कहाँ है, भारत में रहती है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। और यदि कुल जल संसाधनों की बात करें तो हमारे पास कितना है, 4% है। ठीक है, कितनी जनसंख्या और जल कितना कम, तो संकट तो आएगा, कितना कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है। ठीक है, देखो ये डाटा क्यों शामिल किए हैं, ये आपकी मेंस के एग्जाम में आपको खुद लिखने होंगे। विशेषकर जैसे इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन में आप जैसे जल का कोई क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन में ये बात लिखते हो कि हम दुनिया की आबादी का 18% रखते हैं, लेकिन जल का कितना प्रतिशत हमारे पास, 4% है। तो कहीं ना कहीं जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल का प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छी लाइनें अच्छे फैक्ट के साथ आपको अच्छे नंबर भी दिलाएगी। ठीक है, तो भारत सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता भी है। आप विश्व बैंक की रिपोर्ट डाल दो इंट्रोडक्शन में कि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता भी है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये ऐसे टॉपिक कहाँ काम आएंगे, आपके ऐसे में बहुत काम आएंगे। ऐसे राइटिंग के अंदर इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड आपको चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल चाहिए, तो इस टॉपिक में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसे राइटिंग अलग से नहीं करनी है आपको, साथ ही साथ जो आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस का करंट अफेयर मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहीं से आपको ऐसे राइटिंग का अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जनसंख्या देश के भूजल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। देखो ये वैसे लिखा गया था, इस आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा एक अच्छा से मुझे मिल गया आज, अच्छा ऐसे कंटेंट, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल था और उसको ऐसे लिखा गया जैसे शुरुआत में इसको लिखा, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, और बाद में बॉडी पार्ट है, फिर लास्ट में निष्कर्ष है। तो ऐसे आर्टिकल आप पढ़ने की आदत डालो, या जैसे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि जब आर्टिकल आते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लगता है उनको। ठीक है, और जो सीरियस नहीं वो आराम से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, जिनको आराम से अपनी पढ़ाई करनी है, सीरियस होकर एग्जाम निकालनी है, तो वो आराम से टिके रहो धैर्य के साथ में, लास्ट तक वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो एक विशाल देश के रूप में भारत के पास अलग अलग हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भूभाग है उसके अंदर कहाँ कहाँ चट्टानों में कहाँ कहाँ जल है, उसके अलग अलग पैमाने होते हैं। या जब हम उनका मानचित्रण करते हैं, आजकल तो बहुत सारे सेंसर या ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिनके माध्यम से हम इनका मानचित्रण करते हैं, तो उससे पता चलता है कि अलग अलग क्षेत्र में जल का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, भूजल भारत की कृषि और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सुरक्षा की रीढ़ है। हम मानते हैं इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखा भी है कि भूजल का अधिकांश भाग कहाँ काम आ रहा है, कृषि क्षेत्र में काम आ रहा है, सब सर्वाधिक सिंचाई में काम आ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल है। फिर पेयजल के अंदर भी इसका एक बड़ा रोल है, इंडस्ट्री के अंदर भी एक बड़ा रोल है, जो देश के लगभग 80% पीने के पानी और इसकी 2/3 सिंचाई को क्या करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है। तो भूजल का महत्व है, इसको सही से हमें क्या करना चाहिए, कंजप्शन करना चाहिए, बचाना चाहिए, सस्टेन वे में हमें इसको खर्च करना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें जल को बचाना चाहिए। तो भूजल भारत की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तथ्य यह कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या था, भूजल अदृश्य दृश्य बनाना। अदृश्य को क्या करना है, दृश्य बनाना है। ठीक है, देखो आराम से इनका आप इंग्लिश में देख लेना साथ में। ठीक है, अच्छा ये जरूर देख लेना कब मनाया जाता है, ये आपका
होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, गूगल कर लेना। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, मैं चाहता तो लिख देता यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें अपने से करते हो ना तो वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी। तो जो यूएन वर्ल्ड वाटर डे है 2022, उसकी थीम क्या है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, इसको बनाना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। कई बार थीम के भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, कई कई सालों में एक बार, मतलब 2-4 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस साल की थीम क्या थी किसी भी दिवस की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर में क्या करना है, संसाधनों का बहुत ही महत्व दिया कि इनको हमें संरक्षण करना है, बचाना है। और इस टॉपिक को देखो हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम उसी वे में पढ़ रहे हैं जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे अच्छे डाटा लिखने हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिखने हैं, उसी वे में इसको पढ़ रहे हैं। मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है, चाहता तो मैं कीवर्ड लिख देता, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को समझो कि कैसे हम मेंस के अंदर भी चीज़ों को काम ले सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, जैसे हमारे देश में अभी हम वाटर गवर्नेंस की बात करें तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें धन्यवाद दे सकते हैं कि इस दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये आर्टिकल इसी बात पर फोकस था कि मतलब केंद्र सरकार मतलब कितना बड़ा मतलब योगदान दे रही है, कि कैसी कैसी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। तो बहुत सारे हमारे पास 10-12 पॉइंट है, देखते हैं। ठीक है, 10-12 पॉइंट में पहला पॉइंट कौन सा है कि जैसे जो भूजल निष्कर्षण है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है उसका हमें इसमें काफ़ी कमी लानी है, 70% से भी की कमी हमें क्या करना है, टारगेट रखा है उन्होंने, लानी है। ठीक है, और आगे जैसे इसमें क्या किया है, जैसे कुओं का नेटवर्क को बढ़ाना है। कुओं के नेटवर्क बढ़ाने से फ़ायदा भी है, जैसे बहुत सारे कई जगह, जैसे हमारे क्षेत्र की बात करूँ मैं, है ना, एक समय जैसे मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करूँ ना, जब मैं छोटा था, बचपन में हमारे जो कुएँ थे ना उनमें पानी हमें दिखाई देता था। हम ऐसे कुएँ में जब झांकते थे, पानी देखते थे तो साफ दिखाई देता था। लेकिन आज क्या हो गया, क्योंकि उस समय पानी का लेवल 100 से 150 फीट था, ठीक, आसानी से हम देख सकते हैं। और आज ये पानी का लेवल कहाँ चला गया, 600 से 700 फीट पर। आज हमारे जितने भी कुएँ हैं वो सूख चुके हैं। कुएँ की जगह किसने ले ली, नलकूप ने ले ली। नलकूप, ठीक है, नलकूप आप आसानी से समझ सकते हो, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं। तो वो हालात है। और अभी जो मैं हालात देख रहा हूँ ना, कि जैसे जब हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ 20 से 25 फुहारे चलते थे। जैसे हमारे सिंचाई कौन सी है, फुहारे सिंचाई, हमने कई बार आपको वीडियो में दिखाई भी है। लेकिन अभी क्या है, जो 25 जो फुहारे थे ना, घट के कहाँ पर आ गए, 5 से 7 फुहारे। इसका मतलब ये डाटा क्या दिखा रहा है, हमारे हालात ख़राब होने वाले हैं आने वाले वक्त में। ठीक है, मैं जैसे अपने आसपास घर पे भी बात करता हूँ कि अब हमारे यहाँ सिंचाई के योग्य पानी नहीं है, इसको बचाओ, पीने के लिए इसको छोड़ दो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भूमिगत जल का, और ये हमारे क्षेत्र की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कई बार मतलब हमारे देश में नीति आयोग के माध्यम से या अन्य जो संगठन हैं उनके माध्यम से जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, जल के डाटा दिखाई देते हैं, डार्क जोन के डाटा आते हैं कई बार, कि हमारे देश में भूमि के जो ग्राउंड वाटर है उसके डार्क जोन में कौन कौन से क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र भी उसमें आता है, आपके आसपास भी आता होगा, आप यदि प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने आसपास देखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो कुएँ सूख चुके हैं तो उनको हम कैसे, इनका इनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इनको कैसे हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर नेटवर्क बनाना है। ठीक है, और भी इसके साथ कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा वास्तविक समय की निगरानी के लिए डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर। देखो आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम सेंसर के माध्यम से अपने जो जल है उनके डाटा पता लगा सकते हैं। और वैसे भी किसी क्षेत्र के डाटा ऑलरेडी होते हैं कि वहाँ पे ट्यूबवेल खुदे होते हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। उस क्षेत्र का प्रत्येक सरकार के पास भी डाटा होते हैं कि उस क्षेत्र में जो जल है उसका स्तर कितना है, कितनी गहराई पे है, कितना ऊपर है, सब पता लग जाता है। और उसकी एक मैपिंग बन जाती है, उसको ऑनलाइन डिजिटल रूप से डालकर उस दिशा में क्या कर सकते हैं, अच्छे मतलब योजना बना सकते हैं कि किस क्षेत्र के हिसाब से कहाँ कहाँ डार्क जोन है, वहाँ पे उस दृष्टिकोण से योजना बन सकती है। ठीक है, और भूजल की गुणवत्ता, देखो गुणवत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। भूजल की गुणवत्ता को लेकर यूपीएससी ने प्री में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं पहले के। आपने देखा होगा कि जल के अंदर कौन कौन से मतलब लवण, जैसे यूरेनियम है, नाइट्रेट है, ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं 2015-16 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे क्षेत्र की बात करूं कि जैसे जल की गहराई में जा रहा है जल, है ना, तो हमारे यहाँ फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है। जैसे जो जल है ना उसका हम उपयोग लेते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोराइड होता है, उसके कारण कई सारी बीमारियां भी देखने को मिलती है। तो ये भी सरकार साथ में रह रही है कि कैसे हम पेयजल, सुरक्षित पेयजल हम क्या करें, पहुँचा सकें। क्योंकि हमारा एक टारगेट है ना, आपने देखा होगा SDG लक्ष्य 6, SDG 6 लक्ष्य में यही है कि सारी जो हमारी आबादी है ना, उसको हम एक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल है ना उनको पहुंचा पाए। तो SDG लक्ष्य 6 भी आपको याद रखना है, ये भी आपके मेंस के एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा कई सारे और भी चीज़ें हैं जो काम आने वाली है। अच्छा, 2024 तक हमारे 2024 और 25 तक सरकार का टारगेट है कि प्रत्येक घर तक नलकूप नल के माध्यम से जल पहुंचाना। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एक्विफर है,
ठीक है, जो जल का जो स्तर है उसकी मैपिंग और डाटा हमें एकत्रण करना है, उसको देखना है। और उद्योगों द्वारा जैसे कितना जल निकाला जा रहा है उसका भी प्रबंधन और नियमन करना है। कृषि सेक्टर में ये करना है कि जैसे जिस क्षेत्र में जल कम हो गया है, जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, तो वहाँ पे ऐसी फसलों को बढ़ावा देना कि वहाँ पे जैसे बूंद बूंद सिंचाई होगी, शुष्क कृषि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, वहाँ पे अधिक जो जल कंजप्शन करती है जो वो फसलें, उनको हटाया जाना चाहिए, एक प्रबंधन योजना बननी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जिसमें सहभागी भूजल प्रबंधन, यहाँ तक कि समय समय पर भूजल संसाधन मूल्यांकन को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। याद रखना, जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी ना, क्योंकि लास्ट में जनता ही तो जल का उपयोग कर रही है। जनता को जब तक आप जन जागरूक नहीं बनाओगे, या कई सारी चीज़ों में ऐसी स्कीम में से लॉन्च किया गया था कि इंसेंटिव भी दिया गया कि आप जल बचाओगे तो आपको कुछ मतलब आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, या आपकी बिजली की जो बिल है उसमें बचत होगी। कई सारी चीज़ें इसके साथ जोड़ी गई है। तो ये देखो कीवर्ड है, ठीक है। 7 कीवर्ड दे चुके हैं आपकी मेंस के एग्जाम में। कई बार आपसे पूछेंगे ना समाधान बताओ, तो आपके पास अच्छे समाधान है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो 8वां पॉइंट क्या है, 2019 में हमने क्या किया, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। किनको मिलाकर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता के पूर्ववर्ती मंत्रालयों का इसमें विलय कर दिया। तो जल शक्ति मंत्रालय अभी अच्छा काम कर रहा है इन दृष्टिकोण से, ठीक है। कि निर्माण के साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके नेतृत्व में हमने क्या किया, कई सारे नीतिगत सुधार किए, ठीक है, और अच्छे आवश्यक कदम उठाए। जैसे जल की जो मांग और आपूर्ति है, ठीक है, प्रबंधन कैसे ध्यान देना है, कैसे हमें, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है कि जल के वितरण को लेकर, सुरक्षित प्रबंधन आदि चीज़ों को लेकर इसमें बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए संपत्ति निर्माण है, वर्षा जल संचयन है। कि जैसे हमारे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या हो रहा है, अच्छे मतलब पौंड बनाए जा रहे हैं। मैंने कई बार आपको पौंड दिखाया है। ये भी मतलब सरकार ही इसमें क्या कर रही है, आर्थिक लागत वहन कर रही है, सॉरी वसूल नहीं, वहन कर रही है, यानी हमें सब्सिडी मिल रही है। जैसे उस पर 1.5 लाख की लागत आती है, तो लगभग 1 लाख की लागत कौन वहन कर रही है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है। अच्छा, कई अन्य अभियान है, जैसे कौन से, कैच द रेन अभियान, ठीक है। और व्यापक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जनशक्ति को क्या किस में बदलना है, जल शक्ति में बदलने के बाद में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। जल शक्ति अभियान इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा ऐसे, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था हमने अभी इस टॉपिक से। और लास्ट में 10वां पॉइंट कौन सा है, SDG लक्ष्य 6, सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। ये थोड़ा ये टॉपिक बड़ा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी मांगूंगा मैं कि काफ़ी बड़ा जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार जो चीज़ें हैं आर्टिकल में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको स्किप ना करूँगा ना, धीरे धीरे पढ़ाऊँ चाहिए, लेकिन आपको पूरा कवर कराऊँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात की गई कि कैसे हम जल को बचाने में या प्रबंधन करने में कुछ साइंटिफिक अप्रोच की बात कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल देके बताया गया, कौन सी, एक तो अटल भूजल योजना है, ठीक है, ये बताई गई है। इसके अलावा एक योजना और थी, कौन सी, द नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफर मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, या प्री के अंदर यहाँ से फैक्ट बन जाए। तो इसको लेकर दो साइंटिफिक चीज़ों को लेकर कुछ योजना है, कुछ मतलब उनके बारे में बात की गई है। तो पहला कौन सा है, अटल भूजल योजना, और दूसरा है, इसको हिंदी में जल भृत प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना, ठीक है। आप इंग्लिश में याद रखो, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वाफर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हो गया, एक्वाफर का मतलब हो गया कि अपना जल स्तर कितना है, उसको मैनेजमेंट को लेकर एक नेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतना याद रखना। तो इसमें जो है सहभागी भूजल प्रबंधन के लक्ष्य के साथ जो हमारा अटल भूजल योजना है के प्रोत्साहन द्वारा संभोग किया गया। इसमें क्या किया जा रहा है, देखो मुख्य रूप से क्या है, अटल भूजल परियोजना में कोशिश है कि जो व्यवहार परिवर्तन करने की, जैसे जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कई केस स्टडी इसमें आती है अटल भूजल योजना के तहत। जैसे पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पे जो वहाँ पे नहरें काफ़ी है, लेकिन जैसे वहाँ पे 24 घंटे विद्युत भी आती है, इसके कारण क्या होगा, वहाँ नलकूप से बहुत सारा जल निकाला जा रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया कि क्यों ना हम इंसेंटिव दें कि आप जितना जल बचाओगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा होगा, बिजली का बिल वगैरह छूट मिल जाएगी। कई सारी चीज़ें इसमें की गई थी, कई कई जगह पायलट प्रोजेक्ट पर इसको लॉन्च किया गया था। तो इससे फ़ायदा भी मिला कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला, लोगों में जन जागरूकता फैलाएगी कि आने वाले वक्त में आपके पास पीने का पानी नहीं होगा तो कैसे आप मतलब सर्वाइव कर पाओगे, ऐसी चीज़ें इसमें जोड़ेगी। इसके अलावा जो दूसरा वाला है, कौन सा, जो नेशनल प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दी गई। जैसे इसमें डाटा एकत्रण किया जाएगा, मानचित्रण किया जाएगा उन क्षेत्रों का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दो बड़ी योजना है जिनको आप देखो, इतना भी नाम याद रख लिया ना अपने, अटल भूजल योजना या दूसरा वाला जो राष्ट्रीय परियोजना है, इसका नाम ही काफ़ी आपके लिए। कहाँ पे, मेंस के एग्जाम में जब लिखोगे, आप ऐसे राइटिंग करोगे या जीएस का कोई टॉपिक लिखोगे, इन दोनों को नाम लिख दोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि आपको पता है इस चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों को भी आप छोटे छोटे अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा सर्टेन क्या है, जो जल है
उसका स्थिरता उस चीज़ में कि कैसे हमेशा सतत रूप से उसकी आपूर्ति हो सके, उसके में हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है, चीज़ों को समझना है, समस्याओं को पहले ही फाइंडिंग कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट में ये कहाँ काम आता है, ये आपके काम आता है जैसे इसमें जैसे आप निष्कर्ष बताते हो, कई बार वेव फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं वो बताते हो, वहाँ पे चीज़ें काम आ सकती है। तो आज क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ रही है हमारी, तो हमें जो जल है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो पहले से हम चीज़ों को तैयार रहना होगा इन चीज़ों को लेकर। कैसे हम पर्याप्त जो भूजल संसाधन है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक क्या कर रहे हैं, सभी ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं दिशा में। और लास्ट में जो पैराग्राफ मैंने रखा है, ये पैराग्राफ इसलिए रखा कि आपका जो निष्कर्ष होता है ना वो इस तरीके से होता है। शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, बीच में हमने काफ़ी चर्चा की, पॉइंट हमारे पास थे, ठीक है, डिबेट की हमने, वो लास्ट तक आते आते आपका क्वेश्चन एंड हो रहा है, निष्कर्ष आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पैराग्राफ रखने के पीछे आपको समझ में आएगा कि आप मेंस के एग्जाम में निष्कर्ष कैसे लिखते हो, ऐसे राइटिंग में निष्कर्ष कैसे लिखते हो, ये दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे इसमें क्या होगा कि कैसे हम कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी सरकारी एजेंसियाँ हो गई, गैर सरकारी संगठन हो गए, ऐसा लिखना होता है। मैं खुद ऐसे लिखता हूँ, मुझे याद है अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में कई बार मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम इन समस्याओं को मुकाबला कर सकते हैं। तो वहाँ पे लिखते हैं ना हम सब मिलकर, कम्युनिटी भागीदारी हो गई, सरकार हो गया, एनजीओ हो गया, ठीक है, नागरिक समाज हो गया, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, समुदाय को अपने भूजल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आज हम देख रहे हैं, चूंकि भूजल संसाधनों के संबंध में अनिश्चितताएं बढ़ेगी, ऐसे समाधान खोजने के प्रयास किए जाने चाहिए जो सतत विकास के लिए आवश्यक हो। भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 देश में भूजल स्थितियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य दिखाती है, क्योंकि विभिन्न सरकारों द्वारा की गई पहलों के परिणाम सामने आने लगे हैं। ये एक नई शुरुआत है और भारत को एक जल अधिशेष राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रकार सभी के लिए पानी के संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। देखो, रियल बता रहा हूँ, वास्तविकता ये है, आप खुद इन पैराग्राफ को पढ़ना, और आपके लिए सजेशन होगा, सजेशन छोटा वाला नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला सजेशन होगा कि अपना जो निष्कर्ष लास्ट में लिखते हो ना, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में मुझे फील ये होता है कि मैंने खुद अपने जो निष्कर्ष है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट खुद न्यूज़पेपर से तैयार किए हैं हमेशा। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको बहुत कुछ सिखाता है डेली लाइफ में, आपको मनन करना सिखाएगा, सोचना सिखाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट मटेरियल कभी नहीं सिखा सकता, ना कोई आपको मंथली मैगजीन ये सिखा सकती। मंथली मैगजीन आपको वैल्यूडेशन दे सकती है, नॉलेज दे सकती है, लेकिन समझ नहीं दे सकती। समझ आपका देगा कौन सा, न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको एक बहुत काबिल इंसान बनाएगी, सिविल सेवा से भी ऊपर ले जाएगी। मतलब सिविल सेवा में चलो अपना काम है कि द हिंदू में पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कई दिनों से अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, 3-4 महीने से लगातार दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो बाद में एक बात समझ में आ गई, जो द हिंदू में अच्छा है वो कल किस में आ जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में आ जाएगा, जो इंडियन एक्सप्रेस में अच्छा आर्टिकल है वो कल द हिंदू में आ जाएगा। तो दोनों पढ़ने के कोई फ़ायदे नहीं है, दोनों में से एक पढ़ लो। मुझे द हिंदू ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम के नज़दीक कौन सा है, द हिंदू है, तो प्री ही तो बड़ा चैलेंज है, तो द हिंदू ही पढ़ेंगे फिर। ठीक है, और मेंस में भी आजकल द हिंदू ने काफ़ी सुधार कर दिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया है। मैं कई सालों से पढ़ता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि द हिंदू की जो आर्टिकल है, अब देखो ये आर्टिकल है, लोग बोलते हैं कि द हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा का है। इस आर्टिकल में कहाँ लगा है, पूरी सरकार की तो बड़ाई कर रहा है, लोगों की बड़ाई कर रहा है कि सरकार और आम आदमी मिलकर कितना अच्छा कर रहे हैं। तो कहाँ विचारधारा है, कोई मतलब विचारधारा तो खुद की होती है, आप समझते हो चीज़ों को तो आराम से बैलेंस वे में लिख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके क्वेश्चन हमने पहले देख लिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और प्री में जैसे कैसे इस टॉपिक से, ऐसी बात नहीं कि हर एक आर्टिकल अपना जो भी न्यूज़ है, हर एक आर्टिकल से प्री में भी क्वेश्चन आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित तथा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये किस में आता है कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में। ठीक है, देखो ये भी हमने देखा भी था विश्व बैंक वाले डाटा में, तो इसका आंसर क्या भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं, देखो आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम कहीं नहीं देखते हैं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, काफ़ी ये लेसन आज तो जाएगा बड़ा, लेकिन चलो काम की चीज़ है तो बड़ा हो तो क्या हुआ। ठीक है, वैसे भी 2-3 दिन के है ना इसमें डाटा, तो 2-3 दिन के न्यूज़पेपर हैं तो थोड़ा सा बड़ा होगा। और जैसे कुछ चीज़ें थी कि जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि ये थोड़े से लेसन अभी दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं ना। ठीक है, मैं आपको वैसे बताता हूँ, लेकिन बच्चे कमेंट फिर भी करते हैं कि सर दिल्ली लाओ दिल्ली लाओ, तो दिल्ली थोड़ा सा टाइम दो मुझे, दिल्ली आएंगे। ठीक है, अभी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ में हो रही है जो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे क्या हो रहा अभी, लेकिन आप मान के चलो कि दिल्ली नहीं आ रहा तो कुछ वजह है उसके पीछे, है ना। आपके लिए कर रहा हूँ काम, कुछ कंटेंट, अच्छा कंटेंट जो मज़ा आएगा, जब देखोगे तो मज़ा आएगा, उसी के पीछे लगाऊँ, उसी लिए
एक दो दिन अभी है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में जैसे ही मेरा ये वर्कलोड हट जाएगा, मैं कोशिश करूँगा डेली आपको द हिंदू का वीडियो बना के दूँ, ठीक है, और अच्छा कंटेंट दूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये क्या है, इसमें केरल के कुछ द्वीप है ना, जो इसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, इनका आसपास का क्षेत्र का जल स्तर बढ़ा और ये डूबने के कगार पर है। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? प्रीलिम्स एग्जाम में मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, और मेंस के एग्जाम में आप एग्जाम्पल देके बताओगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे हाल ही में ऐसी घटना देखी गई है। तो इसमें बताया गया कि जो नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज है, उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया था कि केरल के अंदर जलवायु जो परिवर्तन, उसके परिणाम, नेगेटिव परिणाम सामने आने लगे हैं। इसका एग्जाम्पल दिया था मूंद्रो थुरुतु, एक कोई द्वीप है वहाँ का, कि वहाँ के निवासियों को ये संकट आने लगे हैं, काफ़ी यहाँ पे डूबने की समस्या आने लगी है, ठीक है। तो हमारे लिए लोकेशन है एक तो मुंद्रो थुरुतु, इसके अलावा कुछ और लोकेशन है। देखो एग्जाम्पल भी आ गया, मेंस के एग्जाम का आ गया एग्जाम्पल की जलवायु परिवर्तन के नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगे हैं भारत में भी, केरल में ऐसा हो रहा है, डाटा हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा मैपिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कारण क्या बताया है? तो इस अनुसंधान में बताया है कि मूल जो है ना भूआकृतिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी और सामाजिक विज्ञान के सभी पहलुओं को एकीकृत करने वाली एक योजना। इसमें बताया कि इनको वापस हम ऐसा कर सकते हैं कि जो संकट आया है, रिवर्स लैंडस्केपिंग बोलते हैं उसको ना, कोई ऐसा मतलब रिवर्स लैंडस्केप का मतलब है कैसे हम भूदृश्य को वापस सही कर सकते हैं, जो डूबने के कगार पर, उसको कैसे हम वापस सही किया जा सकता है, कुछ साइंटिफिक चीज़ों के साथ में है ना, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ में। तो इसमें क्या बताया गया कि जो अच्छा, इसमें लोकेशन भी काम किया है हमारे, जैसे अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी झील है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। और अध्ययन में रामसर सूचीबद्ध आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए स्थायी प्रबंधन योजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और देखो, ये मैंने क्यों लिया था, मुख्य रूप से तो मैंने इसलिए लिया था कि इसमें कुछ अपनी मैपिंग और लोकेशन काम की थी। तो कौन सी दो? एक तो अष्टमुड़ी झील और ये कलद्दा या कालद्दा नदी है वहाँ की, है ना, ठीक है। आपको ये सामान्य लग रहा होगा कि यार छोटी छोटी नदियाँ कौन सा पूछता है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा मेरे को कि यूपी से ने ये पूछ लिया, मैं भी नहीं जानता था उस नदी के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इनके बारे में पूछ ले, कलद्दा नदी के बारे में। तो यहाँ पे इस क्षेत्र के आसपास ये हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे रेत का खनन नियंत्रित करने के लिए सख्त नियामक उपायों के अलावा द्वीप पर मौजूदा निर्माण विधियों को अच्छी तरह से अध्ययन की इंजीनियरिंग तकनीकों में से बदला जाना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये तो चलो न्यूज है, लेकिन अपने काम की क्या है? अपने काम की एक तो ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये द्वीप की डूबने की घटनाएं हो रही है। दूसरी, यहाँ पे अष्टमुड़ी झील और कलद्दा नदी, इसके लोकेशन पता होना चाहिए, किस राज्य में ये पता होना चाहिए। देखो प्री में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो तो सिंपल आए कि मैचिंग वाले हैं कि ये नदी किस राज्य में है, ये वेटलैंड किस राज्य में है, बहुत ही सिंपल आए। तो अपने को सिंपल ही रखना है, ठीक है। जैसे एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी मैपिंग देखते हैं ताकि मामला यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जैसे कलद्दा या कालद्दा जो नदी है, इसको बोलते हैं कुलथुपुजा नदी भी बोला जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है ना, जो वेस्टर्न घाट है, तो ये नदी क्या हो रही है, यहाँ से वेस्टर्न घाट से निकलकर किस तरफ जा रही है? अरब सागर की ओर। और यहाँ की जो अष्टमुड़ी जो झील है उसमें आके गिर रही है। तो ये आपको पता हो गया कहाँ पे कलद्दा नदी या कुलथुपुजा नदी कहाँ पे? केरल में। बस एक तो ये लोकेशन जरूरी है आपके लिए, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देगी, इतना ही है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो द्वीप वगैरह, ये घटना कहाँ पे हो रही है? इस क्षेत्र में हो रही है, ठीक है। जो भी हम द्वीप की बात कर रहे थे, वो द्वीप वो भी यहाँ पे, इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आ सकता है इस टॉपिक से ना, तो जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा केनियन निम्नलिखित में से किन नदियों में से निर्मित हुई है? देखो ये भी चर्चा में रहा था करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये पेन्नार नदी के बारे में, ठीक है, पेन्नार नदी, इसका आंसर सी है, पेन्नार, ठीक है। और यदि आपके पास दूसरा आंसर हो, मुझे तो पेन्नार याद है, ठीक है, बाकी आंसर हो तो बताना, आप अलग आंसर हो तो, ठीक है। तो पेन्नार नदी के बारे में उतना हालांकि थोड़ा बहुत पता था, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं था। तो ऐसे ही इन नदियों के बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। कलदा नदी को कुलथुपुजा पता होना चाहिए, किस तरह बहती है, कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर की ओर जाती है और अष्टपुड़ी लेक में गिरती है, ठीक है। अष्टमुड़ी लेक वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल अरब सागर के जो टच है उसमें, तटीय क्षेत्र के आसपास, ठीक है। बाकी कुछ छोटी सी और डिटेल इसकी देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने वैसे तो आपको समझा दिया कि समस्या कहाँ पे आ रही है, कि यहाँ पे मानव के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी जैसे खनन क्षेत्र से काफ़ी ये क्षेत्र प्रभावित है, ठीक है। इसमें तो कुछ डाटा भी दिए गए कि कितना क्षेत्र ये प्रभावित हो चुका है। कुछ 2-3 द्वीपों का और नाम दिया है, जैसे पेरीगलम और चेरिया का काडाऊ, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को भी आप कभी कभी मैपिंग में अपनी बहुत ज़्यादा किस्मत खराब हुई नहीं तो यूपीएससी से भी पूछ लेता है कई बार, तो थोड़ा बहुत भी पता हो तो आइडिया लग जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या एक तेनमाला जलाशय भी है, ठीक है, तेनमाला जलाशय। तो मैपिंग के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें आ गई लोकेशन वाली। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े डायनासोर से संबंधित 90 जीवाश्म घोंसलों का पता लगा है। पहले भी आपको पता होगा कि जो नर्मदा नदी घाटी वहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो शोधकर्ता ने मध्य भारत की जो नर्मदा घाटी है उसमें कुल 256 जीवाश्म अंडों वाले 92 घोंसलों के शिकार स्थलों का खुलासा किया है। तो जो अब तक के सबसे बड़े डायनासोरों में से एक थे। और इसमें एक पत्रिका है, जर्नल, ठीक है, PLOS 1 पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी खबर कि भारतीय उपमहाद्वीप में टाइटोनोसॉरस के जीवन के बारे में काफ़ी यहाँ पे पता लगा है। इनके काफ़ी जीवाश्म, काफ़ी डाटा तथ्य यहाँ से मिले हैं। और नर्मदा घाटी में स्थित जो लेमेटा फॉर्मेशन डायनासोर के कंकालों और लेट क्रिटेशियस, ये ज्योग्राफिकल आप जानते हो जो टाइम स्केल है उसमें क्रिटेशियस टाइम का बताया गया है कि इस टाइम की ये है लगभग 145 से 66 मिलियन साल पहले की बात है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन नॉर्मली चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार डायरेक्ट आते हैं। आपको बताऊंगा अभी एक मज़ेदार बात। आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में डिटेल दी गई कि ये विविध टाइटनोसोरस, ये नाम भी अजीब से हैं ठीक है, इनके बारे में जानकारी दी गई पूरी। तो अलग अलग चीज़ें पहचान की, जैसे यहाँ पे अलग अलग अंडों की प्रजातियों की पहचान की, इस क्षेत्र में कंकाल अवशेषों द्वारा इनके बारे में जानकारी हमें मिली है। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई काम का नहीं है, थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, देखो जो, अच्छा, इसकी मैपिंग जरूर देख लेना। नर्मदा नदी घाटी आप जानते हो मध्य प्रदेश में, उसके बारे में पता होना चाहिए। और क्वेश्चन कैसा आया है, क्वेश्चन आया कि जैसे ये 2019 के एग्जाम में डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों के संदर्भ में आता है। हालांकि ये डायनासोर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये तो एक आदिम मानव जाति स्पीसीज है। लेकिन ऑप्शन में देखो, एक प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म। अब आपको एक रोचक बात बताता हूँ। जो मैं 10 ईयर का क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने देखा कि यूपीएससी ने जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं, कई बार ये साफ साफ देखा गया कि नेक्स्ट टाइम इस ऑप्शन के क्वेश्चन बन गए। ये मैंने एक क्वेश्चन में नहीं देखा, बहुत ज़्यादा देखा है। तो यूपीएससी के जो ऑप्शन है ना, वो भी आपको एक हिंट देते हैं कि हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% वहाँ से आएगा ही, लेकिन आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, एक पीडीएफ ऐसी बनाऊंगा जिसमें यूपीएससी के ऑप्शन भी कमाल दिखाते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखना जरूरी है, ये रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं ना, शायद आपने भी देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन पढ़ते समय। देखा होगा कि यार ये तो मैंने लास्ट टाइम उसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था या उसके ऑप्शन में देखा था, उसी का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो ये न्यूज इसलिए रखा। बाकी इनको लेकर आ सकता है कि भारत में कहाँ पे डायनासोर के इनके जीवाश्म मिले, एक सिंपल फैक्ट भी आ सकता है कभी कभी प्री में। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये एक तितली की प्रजाति कहाँ मिली है, ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तितली इम्पोर्टेंट है ठीक है, तितली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तितली ने भी बच्चों को परेशान किया है। प्रीलिम्स एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तितली के आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने भी रखा है, कैसा क्वेश्चन आया। तो इसको नोबल की हेलन इसका नाम है। ठीक है, ये पहले क्या थी, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन वहाँ पे फिर कम दिखाई दे रही थी। और अभी हाल ही में मतलब इसको देखा है कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा नेशनल पार्क है, उसमें इसको देखा है। तो म्यांमार और दक्षिण चीन से वियतनाम तक अपनी पहले से ज्ञात श्रेणियों से गायब होने वाली, इसका नाम क्या है, एक और नाम है इसका, स्वेलटेल तितली, भारत में पहली बार देखी गई है, दर्ज की गई है। ठीक है, वैसे इसका नाम ये है नोबेल की हेलन, और ये इस प्रजाति की, इस टाइप की है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसका कलर भी देख सकते हो, ब्लैक। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर देखी गई है, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में इसको देखा गया है। ये काफ़ी दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कम दिखाई देती है। और तितलियों में एक ये फैक्ट है, ये फैक्ट प्री में आ सकता है ऐसा, कि तितलियों को जैव विविधता की स्थिति और प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र कार्यों का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसका एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसका बड़े रोल को लेकर एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने एक दिन तितलियों का एक टॉपिक पहले भी पढ़ाया था, उसमें मैंने वो क्वेश्चन रखे भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो चुकी है तो अपना तो काम है भाई, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं पहले भी इसको लेकर, तो इसके बारे में सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन सी नदी यहाँ से बहती है, इसका नाम क्या है। तो इसका जो नामदफा है, इसका नाम भी यहाँ से एक नदी बहती है, निकलती है, उसके नाम पर रखा है। ठीक है, और जो नदी है नामदफा, ये नोहादेंग नदी से मिलती है। और नोहादेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। तो ये नदियों के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार नदियों के साथ मैपिंग, इनके मिलान वाले में आ जाते हैं। और इसकी जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु है,
साथ में पहाड़ी भाग में पर्वतीय प्रकार की जलवायु भी है। जबकि निचले मैदानों और घाटियों में क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखो यार, जब पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जैसे एक पहाड़ हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे कोई पहाड़ घाटियों तक फैला रहता है, तो उसके निचले क्षेत्र पे घाटी में अलग टाइप की जलवायु होगी, ऊपर बढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार की जलवायु होगी, ऊपर टॉप पे जाएंगे तो अलग टाइप की जलवायु होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, आपको ये पता है कि तापमान कम होता जाता है, तो जब जलवायु अलग अलग होगी तो वहाँ की वनस्पति क्या होगी, वो भी अलग अलग होगी। यदि इस लॉजिक से पढ़ते हो ना, तो यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कितने टाइप की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है यहाँ पे, पर्वतीय जलवायु भी है, ठीक है, निचले मैदानों और घाटियों में क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है। तो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय, ठीक है, तो अलग अलग वनस्पति मिलेगी। जब उष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो यहाँ पे इस टाइप के वन मिलेंगे, जो आपके अधिक वर्षा हो रही है तो वर्षा वन मिल जाएंगे, अदरवाइज कम वर्षा में थोड़े कम टाइप के जो वन मिलते हैं वो मिल जाएंगे। तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ये कहाँ पे, भारत म्यांमार चीन का जो ट्रांजैक्शन उसके काफ़ी करीब है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, मिसमी हिल्स के दफाबम रेंज जो पटकाई रेंज के बीच में स्थित है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहले तीन कौन से हैं, जैसे इनका नाम यहाँ पे दे रखा, आराम से देख लेना। और इसको 1983 में क्या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में अस्थायी सूची में इसको रखा गया है। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी याद रखना, नेशनल पार्क भी है और एक क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। काफ़ी डिटेल होगी ना। इसके अलावा जैव विविधता में यहाँ पे बहुत सारे, इनको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही सामान्य कॉन्सेप्ट है कि कौन कौन से जीव यहाँ पे, जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। वनस्पति में इंपॉर्टेंट है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, आपको जब लॉजिक दे दिया तो बस समझ गए, नीचे कौन सी, ऊपर कौन सी, ऊपर कौन सी। ठीक है, ऊपर जैसे जाएंगे वनस्पति बदलती जाएगी। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आया, बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन आया, सिंपल नहीं है। देखो एक बार कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है। अब देखो सोचोगे कौन कौन सा हो रहा है ना, तो आंसर आ गया नाम दफ़ा। तो याद रखना, जब एनसीईआरटी पढ़ते समय ऐसे लॉजिक हो ना एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइन, तो समझना उनको ढंग से, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि कुछ अलग अटकर है ना तो क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन तितली वाला है ना। ठीक है, इस टॉपिक में दो हो गए ना, अपना एक नाम दफा हो गया, एक तितली वाला हो गया। 2016 के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया तितली का, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक तितली, विशेष तितली को राज्य तितली का रूप में घोषित किया है। महाराष्ट्र। ठीक है, उस समय चर्चा में रहा था करंट अफेयर में। तो देख लो, तितली परेशान करती है बच्चों को, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है शायद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स का। सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ कि हमारे देश की बालिकाओं ने कमाल किया है। बहुत ही मतलब खुशी की बात है ये। ठीक है, ये सब के लिए एक प्राउड की बात है। और इसमें से प्राउड के साथ में अपनी यूपीएससी का काम का क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं क्रिकेट के। लास्ट टाइम 2021 के एग्जाम में क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया था। स्पोर्ट्स के आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो हमें सावधान होना चाहिए। देखो, एक तो ये इसमें इफेक्ट क्या है कि अंडर 19 का, अंडर 19 का महिलाओं का, ठीक है, ये पहला T20 वर्ल्ड कप है। ठीक है, पहला T20 वर्ल्ड कप है और ये हमने जीता है। ठीक है, ये इसमें फैक्ट है, पॉइंट है जो आपके काम आने वाले हैं। और इसके साथ में जैसे T20 जो पुरुषों का हुआ था, ठीक है, सीनियर वर्ग में 2007 में, ये हमने पहला जो था वो भी हमने जीता था पहला। तो पहला ऐसे फैक्ट बन जाएंगे कि T20 में जो पहला 2007 में जो पुरुषों का सीनियर वर्ग का हुआ था वो भी हमने जीता था। अभी अंडर 19 में ये पहली बार इन्होंने, आईसीसी ने ये शुरू किया है ये टूर्नामेंट, तो ये भी हमने जीता है। और बहुत अच्छा, मतलब इसके कप्तान भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, तो अपने शेफाली वर्मा याद रखना। और ठीक है, क्रिकेट प्रेमी है उनको ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। कई बार जैसे एक रोचक बात बताता हूँ कि जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, सही बात बताता हूँ कि हम क्रिकेट मेरी हॉबी थी, इंटरव्यू के दौरान मैंने हॉबी भरी थी। तो कई बार वहाँ पे क्या होता था कि जैसे क्वेश्चन महिलाओं का वो ऐसे पूछते हैं कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो तुरंत मुँह से, जैसे विशेषकर लड़कों के मुँह से निकल जाता है कि अच्छा रोहित शर्मा, विराट कोहली जो भी है, ऐसे निकल जाता है। जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि सर पुरुषों में ये है, महिलाओं में कप्तानी है। ठीक है, कई बार ये पूछते हैं कि अच्छा क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी कौन से हैं, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, आपके मुंह से निकल जाएगा कि विराट कोहली, फलाना, ये। आप महिलाओं को भी शामिल करो उस चीज़ में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो इंटरव्यू के दौरान काम आती है। मैंने भी फेस किए, बाद में सीखा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं पेट्रियार्की इतनी हावी हो जाती है माइंड में कि हम वही चीज़ें बोलते हैं। लेकिन थोड़ा चीज़ों को समझो, यूपीएससी एस्पिरेंट वैसे भी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ता है, तो ये प्रैक्टिकल भी चीज़ें काम आती है। बाकी यहाँ से प्री के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं जो अभी हमने चर्चा की है। ठीक है, और क्वेश्चन पहले 2021 में आया है क्रिकेट का। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आज का लेसन आपको कैसा लगा। साथ में आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करना, जैसे मैंने बना दिए वहाँ पे काफ़ी अच्छे, जैसे आप ये देखोगे अपने कौन से एमसीक्यू देखोगे ना, आप अच्छे एमसीक्यू चाहिए आपको, पॉलिटी के, एनसीईआरटी के, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप इनको ज़रूर देख सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।